topic is applications of biotechnology. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग सेल्स का यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका कहाँ कहाँ यूज है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज थेराप्यूटिक्स। ठीक है, थेराप्यूटिक्स यानी कि जो आपकी ड्रग्स होती है, यानी कि जो आपके मेडिसिन वगैरह है, मेडिसिन बनाने में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सेकेंड इज डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन इंजरी, कंडीशन और डिजीज फ्रॉम द साइंस एंड सिम्टम्स द इंडिविजुअल इज डिस्प्लेइंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स क्या होगा कि कोई भी आपका पर्सन है, ठीक है, उसे किसी टाइप की इंजरी हुई है या आप उसकी कंडीशन देख के उसमें किस टाइप के आप डिजीज के सिम्टम्स देख रहे हो, वो देख के जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक, है ना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। थर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी जो जीएमओ क्रॉप्स होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनकी जीन्स को क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं और उसमें फिर हमें न्यू वैरायटी की क्या बोलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलता है, जो हमारे जैसे कि बिगड़ी कॉटन है, बिगड़ी ब्रिंज है, मेज है, कॉर्न है, ये सारी हमारी क्या है, जीएमओ क्रॉप्स हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड फूड। कि प्रोसेस्ड फूड है, food refers to such as washing, chopping, heating, pasteurizing, cooking, canning, freezing, dyeing, dehydrating, mixing, packaging or other procedures that after alter the food from its natural state. Processed food जो कि पैक्ड फूड होता है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको हम पास्चराइज करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। नेक्स्ट, बायोरेमिडिएशन। Bioremediation is the process of environmental biotechnology which uses microorganisms and fungi to clean the environment. बायोरेमिडिएशन में क्या होगा कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई का यूज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। नेक्स्ट, वेस्ट ट्रीटमेंट, द प्रोसेस of managing, treating and disposing of waste in a safe and environmentally रिस्पॉन्सिबल मैनर। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। किस तरीके से एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, जो भी हमारा फूड ग्रेन्स हो गए, फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, any chemical used in agriculture including chemical fertilizers, herbicides and insecticides. Agrochemical based agriculture is used to increase food production. कि जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जिससे कि क्या हो और अच्छी ग्रो करे हमारी, हर्बिसाइड्स हम डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं कि जो हमारी फसल है, कि जो हमारी क्रॉप्स हैं, उनमें लगने वाले जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनसे अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, organic agriculture, where crops are grown without the use of chemical fertilizers and pesticides. Organic ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसमें आप किसी कोई फर्टिलाइजर्स, कोई भी केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे हो, आप नेचुरली क्या कर रहे हो, अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड crops
or transgenic crops based agriculture are produced by altering the genetic makeup of a particular species of crop like cotton, corn and soyabean. तो जो हमारी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इसका मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं उनके जीन्स को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। और ये जो चेंजेस है किस चीज़ के लिए जरूरी है कि हमें अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स ऑब्टेन हो। तो इसमें हमारे पास कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है लाइक मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड कॉर्न। तो ये है हमारे कि जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं खेती में। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऑब्टेन करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया है, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, रैपिड इंक्रीजेस इन व्हीट एंड राइस yields. The Green Revolution was initiated by Norman Borlaug in 1960s. He is known as father of Green Revolution in world. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया कि जो हमारा व्हीट एंड राइस है, इनकी जो पैदावार है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, एकदम से जो इंक्रीज हुआ है उसको लाने के लिए कौन है, हमारे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो है वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं। और ऑल ओवर अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग। द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं राइस एंड व्हीट के, अच्छी क्वालिटी के इनका जो यील्ड थी उसको इंक्रीज करने के लिए इसे चलाया गया। Now next, GMO, genetically modified organisms, ठीक है। Plants, bacteria, animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, ठीक है। genetically modified organisms जो हैं इसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। इनके जीन्स को ऑल्टर किया जाता है यानी कि चेंज किया जाता है, उनमें मैनिपुलेशन किया जाता है जिससे हम चेंजेस देख सकते हैं, अच्छी वैराइटीज हैं। और इनको ही बोला जाता है हमें क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO, ठीक है। GM प्लांट्स हैव मैनी एप्लीकेशंस। जो हमारी GMO यानी कि GM प्लांट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनकी एप्लीकेशन देखी जाए तो फर्स्ट वन इज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। कि जो हमारी क्रॉप्स है ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाए कि जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है, यानी कि हमारा कोल्ड है, ड्रॉट है यानी कि सूखा है, सॉल्ट है, हीट, ऐसे इन्वायरमेंट में भी हमारी क्रॉप्स इजीली सर्वाइव कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, GM क्रॉप्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है, जो इजीली ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी इजीली सर्वाइव कर लें। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कि पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हमें बनानी है कि ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाए कि जिनमें ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उनको हार्म पहुंचाते हैं उन पे उनका कोई असर ना हो, इस तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करना। थर्ड, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है यानी कि जो हमारी क्रॉप्स होती है जब उनका कटाव हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक उन्हें रखने में या तो उन्हें कीड़े लगने लगते हैं या उनकी जो क्वालिटी होती है वो लो होने लगती है। ये बहुत सारे प्रोसेस है जो हमें फेस करने पड़ते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो उनको भी रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करने, GM प्लांट्स बनाने हैं कि जिसमें हमें ये जो लॉसेस है कम से कम हम फेस कर पाए। Next, increased efficiency of mineral uses by plants. This prevents early exhaustion of fertility of soil. इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्लांट्स होंगे उनकी जो एफिशिएंसी है मिनरल्स को यूज़ करने की उसको इंक्रीज किया जाए जिससे कि हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो।
इसके लिए भी हम क्या करेंगे, GM प्लांट्स बनाएंगे। नेक्स्ट, एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। कि जो हमारे गोल्डन राइस होते हैं इसमें हमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मिलता है, विटामिन ए। तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको एनहेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। कि तो इन सारे पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि जो GM प्लांट्स है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं, मतलब कि जो हमारे GM प्लांट्स हैं वो इन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं कि वो होनी चाहिए कि स्ट्रेसफुल एबायोटिक कंडीशंस है वो इजीली सर्वाइव, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हमें बनानी है, और जो हार्वेस्टिंग के बाद हम उन्हें है वो उनको कम करना, और हमारे जो सॉइल फर्टिलिटी उसको बनाए रखना, उसको ख़त्म होने नहीं देना है, और जो हमारी राइस वगैरह है उनको जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनको एनहेंस करते रहना। Now next, applications of biotechnology in production of pest resistant plant. Pest resistant plants decrease the amount of पेस्टिसाइड्स यूज्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना है किस चीज़ के लिए, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए, यानी कि ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाए जिसपे पेस्ट कम से कम लगे, है ना, और इससे क्या होगा, जो हमारी क्रॉप्स है उनको कम से कम डैमेज होगा। ठीक है, तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करेंगे कि जो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, उससे हम पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कम करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करेंगे, तो जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस thuringiensis। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis, और इससे एक टॉक्सिन रिलीज होता है which is BT toxin. BT toxin gene has been cloned from the bacteria and have been expressed in plants to provide resistance to insect without the need of insecticides. In effect, create a biopesticide. For example, are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soyabean. तो हम क्या करते हैं, जो ये Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया है इससे BT टॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, BT टॉक्सिन जीन है, तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि क्या होगा कि कोई भी इंसेक्ट जो कि हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, अगर वो उसको खाएगा, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इंसेक्ट को अफेक्ट पड़ेगा, हमारे प्लांट्स को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लाइक हमारे पास कौन कौन सी है, BT कॉटन, कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन्स। अब हम देखें इसमें BT cotton. Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects such as Lepidopterans like tobacco budworm and armyworm, Coleopterans like beetles and Dipterans like flies and mosquitoes. ठीक है, तो जो हमारा बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, जब इससे क्या होगा, बीटा टॉक्सिन रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे जो कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, आर्मी वॉर्म्स हैं, टोबैको बर्ड वॉर्म्स हैं, बीटल्स हैं, इन सबको क्या कर देगा, किल कर देगा। Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of them. The proteins are not toxic to human because like all mammals we can't activate them. तो ये जो टॉक्सिन होगा ये ह्यूमंस को कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसके एक्टिवेट होने के लिए हमें बेसिक मीडियम चाहिए होता है, और हमारा बेसिक मीडियम और हमारा जो ब्लड होगा, जो हमारा जो स्टमक है उसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम से बनता है, तो उसको एक्टिवेट होने के लिए बेसिक मीडियम की नीड होती है, क्योंकि जब क्या होगा तो इंसेक्ट इसको खाएगा तो उसके ब्लड में जाके ये टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से केवल नुकसान जो पहुंचेगा वो इंसेक्ट को पहुंचेगा, ह्यूमंस को कोई नुकसान इससे नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, इसको एक्टिवेट ही नहीं कर सकती है। नाउ नेक्स्ट, Bacillus thuringiensis produce crystals that contain a toxic insecticidal protein
the toxic protein present in bacterium as inactive protoxins, but as soon as insect ingests the inactive form due to alkaline pH of gut, it converts into an active form to toxin and bind to surface of midgut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually death of insect. तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा इंसेक्ट है वो जैसे ही पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, वो जो टॉक्सिन है इनकी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों एक्टिवेट होगा? क्योंकि इनका जो गट है उसमें एल्कलाइन पीएच है। एल्कलाइन पीएच मिलते ही ये टॉक्सिन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मिड गट होगा उसमें पोर्स बनने लगते हैं। ठीक है, पोर्स बनेंगे जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स है उनमें स्वेलिंग आने लगेगी। ठीक है, और इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये किसी भी इंसेक्ट को हार्म करते हैं। Next, the gene form Bacillus thuringiensis has been incorporated into several crops, plants like cotton, maize, and rice, etc. The toxin is coded by a gene named crystal protein. तो ये क्या करता है, जो हमारी क्रॉप्स है कॉटन, मेज एंड राइस, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉक्सिन होगा बीटी टॉक्सिन, ये कोड करता है कौन से जीन के लिए, जिसका नाम है क्रिस्टल toxin. The protein coded by the genes cry1AB and cry2AB controls the corn bollworms. cry1AB controls corn borer. जो हमारा क्या प्रोटीन है ये कोड करता है cry1AB and cry2AB. तो जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है ये कंट्रोल करेगा कॉटन बॉलवर्म पे, और जो cry1AB है ये करेगा वो कॉर्न बोरर पे। Next, pest resistant plants. A nematode Meloidigyne incognitia infects the root of tobacco plants and causes a great reduction in yield. ठीक है, जो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है लाइक टोबैको प्लांट है ना, तंबाकू का जो प्लांट होता है इसमें एक निमेटोड होता है जिसका नाम है मिलॉइडिगाइनी इनकॉग्निशिया। तो ये क्या करता है, जो हमारे टोबैको प्लांट है उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी यील्ड है उसमें रिडक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। These nematodes can be prevented by the process of RNA interference. तो इसको जो ये नुकसान है इसको हम बचा सकते हैं कैसे, आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं RNAi। ठीक है, RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of specific mRNA due to a complementary dsRNA molecule. This inhibits the translation of the mRNA. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो आरएनए इंटरफेरेंस है इस प्रोसेस का यूज करके हम निमेटोड को, मतलब जो हमारी आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस है इससे हम अपने टोबैको प्लांट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें ये सेल को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा स्पेसिफिक एमआरएनए है उसकी साइलेंसिंग होगी। ठीक है, उसको ये साइलेंट कर देगा और क्या करेगा, जो हमारा सिंगल आरएनए होता है उसको डबल स्ट्रैंडेड ये आरएनए बना लेता है, जिससे इस प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है ना। इससे क्या होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, है ना, इससे क्या बनेगा, हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होगा और हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं।